अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद यूसुफ फैसल, तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स रिसर्च डेवलपमेंट एंड मूवमेंट की जानिब से आपके सामने हूँ। मैं अपना उन्वान शुरू करने से पहले हमारे ख़ास डॉक्टर फिरदौस आलम साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को अटेंड किया। मैं चाहूँगा कि चंद अल्फाज पहले उनके हों, फिर उसके बाद जो है मैं अपना एक छोटा सा बयान आपके सामने रखूं इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिलेटेड। मैं फिरदौस आलम साहब को तालियों की गूंज में इस्तकबाल चाहता हूं। डॉक्टर फिरदौस आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस स्टेज पे जितने भी बैठे हुए हैं हमारे सीनियर डॉक्टर्स, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस अंजाम तक वक्त देने का मौका दिया उन्होंने। आज के वक्त में अगर साइंस के पीछे देखा जाए तो सबसे सस्ता और सबसे क्यूरेबल साइंस जो है सो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंस है। इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं कि जो हम लोग वहाँ तक इलेक्ट्रोपैथी के बारे में नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण से हम मेडिसिन्स को सिलेक्शन करना मुश्किल होता है। और किसी भी पैथी में जब तक आप डीप नॉलेज अगर नहीं रखते हैं, जब तक कोई भी डिजीज़ को आप क्योर करने का मुश्किल होगा। आज के वक्त में देखिए, मॉडर्न साइंस हर दिन ब दिन एक रिसर्च करते हुए एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां देते हुए गुजरते हुए चला गया है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो हम रिसर्च करें और हम अपने पास रख करके चले गए, ये कभी नहीं हुआ। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे पास आउट हुए, उन्हें जितने भी रिसर्च करे एक बुक में नोट डाउन करते हुए चले गए। उसके बाद जो पिछला उसका साइंटिस्ट आया उसको वो कंटिन्यू करते गया। तो उसी तरह से हम लोगों को भी चाहिए कि इलेक्ट्रोपैथिक जो भी बेहतर से बेहतर जो जानते हैं और जहाँ तक जानने का कोशिश करें हैं और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि साइंस हमारी एक छोटी नहीं होती है कि जो हम एक इंसान मिल करके उसको हम पूरा मुकम्मल कर सकते हैं। जब तक पूरे जद्दोजहद से पूरे मेंबर, पूरे टीम, पूरे डॉक्टर्स इसमें नहीं लगेंगे, जब तक ये रिसर्च का पूरा खुलासा नहीं हो पाएगा, और जब तक खुलासा नहीं होगा, जब तक हमारा गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करने में बहुत मुश्किल करेगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि जब तक हम और हमारे टीम इलेक्ट्रोपैथी के बेसिक नॉलेज से लेकर के एंट्रेंस तक अगर नहीं जानते हैं, जब तक हम मेडिसिन्स के बारे में यूज़ करने का तरीका भी करना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रोपैथिक साइंस में इतने अच्छे साइंस है। मैं 7 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रोपैथिक से कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है कि जो मैं उसमें नहीं इन्वॉल्व हुआ और नहीं उसको रिसर्च करके ट्रीटमेंट किया। कोई ऐसा डिजीज नहीं। अभी नज़ल कैंसर भी देखा मैं, कॉलन कैंसर देखा मैं, रेक्टम कैंसर देखा मैं। और जो मॉडर्न साइंस उसको पेन को नहीं कम कर सकता है, वो हमारा इलेक्ट्रोपैथिक आसानी से कम करता है। और कैंसर एक डिजीज़ नहीं है। कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है कि जो सिर्फ डरावना डिजीज़ है। कैंसर से मरने वाले इंसान कम है, लेकिन उससे डरने से, उसके डर से मरने वाले इंसान ज़्यादा है। अगर किसी इंसान को कैंसर का पेन अगर रिलीफ हो गया, वो इंसान जो कैंसर से 6 मंथ में डेथ होने वाला रहेगा, वो आपको 6 साल तक ज़िंदगी गुजार सकता है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा मुश्किल यही होता है कि उसका पेन रिलीफ नहीं होता है। हमारे मॉडर्न साइंस के अलावा इलेक्ट्रोपैथिक में आइए, आपको आसानी से पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेडिसिन्स बीमारी पे काम नहीं करता है, हमारा मेडिसिन्स बीमार पे काम करता है। और बीमारी और बीमार में आपको अंतर समझना ज़रूरी होगा। इसलिए कि बीमारी, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, बीमारी एक डायबिटिक हुआ और बीमार हमारा पैनक्रियाज हुआ, और पैनक्रियाज का इन्वॉल्व हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ। अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हम अगर मेंटेन कर लेते हैं,
एनी हाउ कैसा भी डायबिटिक रिकवरी होगा। लेकिन मॉडर्न साइंस को इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है कि हाँ मेटाबॉलिक रिकवरी होगा, इसलिए कि एक मॉडर्न साइंस में एक एंटासिड यानी गैस की मेडिसिन्स नहीं है। मेडिसिन्स का मतलब ये होता है कि ट्रीटमेंट और मेडिसिन्स, बीमारी खत्म मेडिसिन्स खत्म। लेकिन इसी के कारण से हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए हमारा इलेक्ट्रोपैथिक में बहुत अच्छा मेडिसिन है। अगर कोई सा भी मेडिसिन रिलेटेड अगर दिखते हैं तो मेटाबॉलिक के लिए हमारा S1C15WE बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा S10 C10 Ver2Y बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा S6 C17 Ver1Y बहुत अच्छा काम करता है। तो ये 3 मेडिसिन एक ऐसे हैं कि जो स्टोमक से, मेटाबॉलिक किसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी जमा हुआ और उस टॉक्सिसिटी को हम अगर बॉडी से बाहर नहीं निकाले, वो बॉडी में ही हमारा बीमारी को, डिजीज को क्रिएट करता है। किसी भी चीज को आज हमारा लाइफ स्टाइल देख सकते हैं हम कितने अपने बॉडी के कंपेयर में डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कवर कर रहे हैं। अगर किसी का इनवाइट आया, खाना है थोड़ा 3/4 खाना है, हम A to Z कंप्लीट डाल लिए, क्या हम डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दिए डाइजेशन करने के लिए? जब वही डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो हमारा मेडिसिन कैसा काम करेगा उस पर? तो एंटासिड के बारे में बताया था कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है एसिड को रिड्यूस करना। जब हम पेंटोप्राजोल खाते हैं, रेवाप्राजोल खाते हैं, एसोमेप्राजोल खाते हैं, तो सिर्फ वो हमारा एसिड को रिलैक्स करता है, ना कि वो एसिड को फॉर्मेशंस को कवर करता है। जब तक हम एसिड को फॉर्मेशंस को मेंटेन नहीं करते हैं, जब खाना खाते हैं तो एसिड को रिलैक्स ही कर देते हैं, तो हमारा डाइजेशन कैसा होता है? वो खाना को डाइजेशन करने के लिए भी HCl चाहिए, हम HCl को रिड्यूस कर रहे हैं। अब बताइए कि आज किसी इंसान ने एक पेंटोप्राजोल का एक हाइब्रिड बनाया, आने वाले 6 मंथ में उसको 2 पेंटोप्राजोल की जरूरत पड़ेगा, जिसी के कारण कंटिन्यू अगर लेते रहा इंसान तो उसको फिर पेप्टिक अल्सर होने का चांस बढ़ जाता है। अगर पेप्टिक अल्सर हुआ तो समझ लीजिए कि आपका पैनक्रियास का फंक्शन गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा और हमारा बॉडी में ब्लड का थिकनेस आ जाता है। जब थिकनेस आया तो समझ लीजिए कि हम डायबिटीज का शिकार होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी में जमा हो रहा है, जो हमारा एक्स्ट्रा बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहा है, उस चीज को मेंटेन करके बाहर निकालने का काम होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोपैथिक में सबसे फास्ट रिलीफ करने वाला है, अगर किसी भी इंसान को कोई भी डिजीज के बारे में अगर शर्त लगाया जाए कि मॉडर्न साइंस वाला जल्दी ठीक करेगा या तो इलेक्ट्रोपैथिक वाला, तो मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रोपैथिक वाला सबसे पहले ठीक करेगा। एक एग्जाम्पल लीजिए, मेरे पास एक ही दिन में 2 केसेस आया। एक अच्छे जाने माने डॉक्टर थे, बोलते इलेक्ट्रोपैथिक काम नहीं करता है। मैं बोला कि एक काम कीजिए, एक आप पेशेंट ला लीजिए, एक मैं पेशेंट लाता हूँ मैं, और दोनों जो भी डिजीज़ को ला लीजिए, डेंगू हो, हाई फीवर हो, लूज मोशंस हो, डायरिया हो, कुछ भी हो, वॉमिटिंग, गिडनेस, कुछ भी है। सपोज डेट उसी दिन 2 पेशेंट आया 102 फीवर का। मैं बोला कि आप एक को इलाज कीजिए, एक को मैं इलाज करता हूँ, देखते हैं किसका फीवर कितना कल जल्द में रिड्यूस होता है। दोनों को अपना प्रोसीजर चालू करा, उन्होंने पैरासीटामोल टैबलेट दिया, इतना तक कि बेटनासोल टैबलेट दे दिया जल्दी उतरने के लिए। उसको बुखार को उतरने में 40 मिनट लगा। मैं उसको दिया S10A3F1 Ver1Y 10th डाइल्यूशन से बनाया, एक नॉर्मल बेस बनाया और उसको 20 ड्रॉप 100 ml डिस्टिल वाटर में डाला। उसको फिर अच्छा स्टॉक लगाया और उसको हर 5 मिनट पे 5 ml उसको पिलाने के लिए दिया। और दूसरा A2C5F2WY, ये जो मैं हमको फोरहेड पे स्प्रे करवाया और अब्डोमिनल रीजन पे, लीवर पे मैं उसको स्प्रे करवाया। मेरा 15 मिनट में फीवर 19 आया, उसको 40 मिनट के बाद उसको 19 आया। अब इसके हिसाब से मैं कैसा मानूं कि मैं हाँ मॉडर्न साइंस से मैं पीछे हूँ? इसका मतलब यह है कि हर प्लांट के पीछे कुछ ना कुछ खासियत है। जो प्लांट को हम डिटेल नहीं पढ़ पा रहे हैं और नहीं पढ़ने के कारण हमारा डिजीज का डायग्नोसिस नहीं होता है और जिसके कारण से हमारी बीमारी
पकड़ में नहीं आता है, हम उसको ठीक नहीं कर पाते। तो कई ऐसे हैं, आपको 3-4 नुस्खा मैं दूंगा, मैं जो बताऊंगा कि जो हर हाल में अपने प्रैक्टिस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे चीज हैं कि जो हर प्रैक्टिस में वो डिजीज आना ही आना है। अबडोमिनल पेन कई किस्में के होते हैं, अनडाइजेशन का पेन हुआ, रीनल कैलिकुली पेन हुआ, डिस्मेनोरिया एमेनोरिया पेन हुआ, बैकेज हुआ, वोमिटिंग का पेन हुआ, कोई सा भी, सिर्फ एक ड्रॉप 2 ड्रॉप उसको अम्बिलिकल कोड में डालिएगा, सिर्फ 2 ड्रॉप, एक बर्बन एक बाई। अगर बर्बन बाई अम्बिलिकल कोड में डालते हैं, आपको 5 से 7 मिनट के अंदर में आपका पेन खत्म हो जाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या काम कर सकते हैं आप? अगर आपको चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, चलने मुश्किल हो रहा है, चक्कर के भी कई मतलब क्या नहीं किस्म हो सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, सीवियर हेड हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सीवियर फीवर हो सकता है, इंडाइजेशन से भी चक्कर आता है। आप उसको सिर्फ S11 का D4 में RS बेस में सिर्फ नाक में सुंघा दीजिए, 5 मिनट के देखिए आपको चक्कर खत्म हो जाता है। सर में हेडेक सीवियर हो रहा है, A2C5F2WE का D4 में RS में बनाकर के स्मेल कराइएगा, पूरी हेडेक खत्म हो जाता है। अब बताइए हम कौन सा मेडिसिन यूज करना चाहते हैं कि जो बीमारी नहीं कम हो सकता है? हम वहां तक पहुंचे तो जितना भी कम किया जाए, जितना भी बोला जाए इलेक्ट्रोपैथिक में वो कम है, बशर्ते कि हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जब तक हम प्लांट बेसिस को हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारी ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं होगा। हमारे पूरे प्लांट में 114 प्लांट है, और 114 प्लांट में बहुत से ऐसे प्लांट है, इतने बारीकी है, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, हाइड्रेसिस कंडेंसी, पल्सिटिला लेडीज का नंबर 1 मेडिसिन होता है। आर्निका मोंटाना इंजुरी एक्शन पे बहुत अच्छा काम करता है। आपका आंख में लाल हो गया, A1 का 1000 पिलाइए, 1 दिन में आपको खत्म हो जाता है लाल। चक्कर आ रहा है, AC11 के दे दीजिए, आपको आंख के लिए है, बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे, रिकॉग्नाइज ऐसा ही नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोपैथिक गवर्नमेंट को, साइंस को एक अपने फैमिली में शामिल करना आसान नहीं होगा। जब तक हम उस चीज को वहां तक हम उसको नहीं शो करेंगे, यहाँ हमारा भी ये साइंस है, हमारा भी ये प्रेजेंट एंड आफ्टर का ये रिपोर्ट है, ये कंडीशंस, ये पेशेंट का ये मोबाइल नंबर है, आप इससे पूछ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जब तक कार्बन कॉपी के हिसाब से आपके पास आप रिकॉर्ड नहीं रहेगा, आप जब तक हमारा वहां तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं होता है। हम बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत इसलिए कि मैं तो यही चाहता हूं कि इलेक्ट्रोपैथिक जितना जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज्ड हो, कि जो हम लोगों को हाथ खुला और खुले और मेहनत से हम उस चीज को मतलब यानी एक जाहिर और हाजिर करने का मौका मिले। तो उसमें हर एक डॉक्टर दूसरे को डॉक्टर को कोऑपरेट करना पड़ेगा, हर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को मदद करना पड़ेगा, हर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को प्रोटोकॉल शेयर करना पड़ेगा, मेडिसिन के बारे में बताना पड़ेगा और मेडिसिन को समझना पड़ेगा। इसे ऐसा बोला जाए तो इलेक्ट्रोपैथिक में जितना ही बोला जाए कम है, लेकिन यहाँ पे टाइम की किल्लत होने के कारण मैं अपने प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।